आज हम लोग पढ़ेंगे वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल टुगेदर। इफ वी कैन ऑल टुगेदर सेंटेंस को ग्रामेटिकली अगर हम देखेंगे तो ये रॉन्ग लग रहा है, होना ये चाहिए इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। यहाँ बी नहीं लगा हुआ है। दिस टेक्स्ट वॉज कंपोज बाई गॉर्डन कुक एंड एलनिस्ट। दोनों एक साथ मिल के इन्होंने लिखा ये टेक्स्ट, और ये एक तरह का ऑटोबायोग्राफी है, एक तरह की निजी जिंदगी के बारे में लिखा हुआ एक रचना है जिसको हम लोग बोलते हैं आत्मकथा। एक 37-year-old बिजनेसमैन है जो कि इस कहानी का नैरेटर है, ठीक है ना, नैरेट कर रहा है, वही पूरी बात बता रहा है अपने बारे में। उसकी वाइफ का नाम मैरी और उसके 2 बच्चे हैं, जोनाथन 6 साल का और सुजाने 7 ईयर्स की। तो 6 साल का लड़का और 7 साल की लड़की और उसकी वाइफ, इन तीनों के साथ नैरेटर ने सपना देखा था। नैरेटर और उसकी पत्नी ने मिलकर सपना देखा था कि वो लोग एक बार समंदर का वॉयज करेंगे। वॉयज होता है मतलब समंदर की जर्नी, सी वॉयज। उन लोगों ने ऐसा सपना देखा था। उन लोगों का एक शिप था जिस शिप का नाम था वेव वॉकर। पानी की जो लहरें होती हैं ना, उसको वेव कहते हैं हम लोग। तो वेव के ऊपर इजीली फ्लोट करने वाला, उसी हिसाब से नाम रखा गया है वेव वॉकर। वेव के ऊपर वॉक करने वाला। 23 मीटर लंबा ये शिप था और इसका वजन था करीब 30 टन। वुडन हल्ड। वुडन हल्ड का मतलब यहाँ ये मत सोचना कि पूरा लकड़ी का ही बना हुआ था। कहने का मतलब इसको इस तरह से टाइट किया गया था, नट बोल्ट के बेस पर ऐसा इसको टाइटली मतलब बंद किया गया था, कसा गया था कि ये वाटर प्रूफ था। वुडन हल्ड का मतलब ये पूरा इस तरह से टाइट किया गया था कि पानी घुसने का कोई रास्ता इसमें नहीं था। और इन लोगों ने सपना देखा था कि हम लोग अपने वेव वॉकर से पूरी दुनिया का भ्रमण करेंगे। फैमिली ने अपना स्टार्ट किया जर्नी इंग्लैंड के पॉलीमाउथ से 1976 में। और इन लोगों का सपना ये था कि ये लोग भी कैप्टन जेम्स कुक की तरह से पूरी दुनिया को घूमेंगे लोग। कैप्टन जेम्स कुक करीब 200 साल पहले उन्होंने ऐसा जर्नी किया था। उन्हीं के रास्ते पर, उन्हीं के तरीके से ये लोग भी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे नहीं सॉरी, मतलब जर्नी करेंगे, वैसी ही जर्नी करेंगे। ये इन लोगों का सपना था। तो अब देखो क्या होता है कहानी में। इन जुलाई 1976, मैंने जैसे कि बताया स्टार्टिंग में, 1976 में मेरी पत्नी मैरी और मेरा बेटा जोनाथन 6 साल का और मेरी बेटी सुजाने 7 साल की और मैं, हम सब पॉलीमाउथ से रवाना हुए। पॉलीमाउथ कहाँ से? इंग्लैंड से। वहाँ से हम लोग स्टार्ट किए टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज। राउंड द वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया घूमना था हमको। डुप्लीकेट का मतलब बिल्कुल उसी अंदाज में, उसी तरीके से दोहराना चाहते थे हम लोग जो 200 साल पहले किया गया था बाई कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा। वैसे ही हम लोग राउंड द वर्ल्ड घूमना चाहते थे। बड़े लंबे समय से मेरी पत्नी मैरी और मैं, जो कि 37 साल का ओल्ड बिजनेसमैन हूँ, हम लोगों ने सपना देखा था कि हम लोग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, हम लोग भी जेम्स कुक की तरह से। जेम्स कुक कौन थे? तो वही फेमस एक्सप्लोरर थे। दुनिया का उन्होंने खोज किया, पता लगाया कई आइलैंड्स के बारे में, कई नई नई दुनिया के बारे में, नए शहर के बारे में। जब वो अपने जर्नी पर निकले थे तो उनको नया नया आइलैंड मिला, सारी दुनिया का पता लगाए। तो उन्हीं के जैसे हम लोग भी एक्सप्लोरर बनना चाहते थे। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, और ये काम करने के लिए 16 साल से हम लोग इस मिशन पे लगे। हम लोगों के पास जितना भी फ्री टाइम था ना, वो सब हम लोगों ने स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया यही काम करने में। हॉर्निंग आवर सी फेयरिंग स्किल। हॉर्निंग का मतलब क्या होता है? इम्प्रूविंग, ठीक है ना, डे बाई डे इम्प्रूवमेंट। हम लोग अपने सी जर्नी का जो स्किल था, सी फेयरिंग मतलब सी का जर्नी करना। सी का जर्नी का जो हमारा स्किल था, पहले से तो थोड़ा बहुत स्किल था, अब उसको और बेहतर करने के लिए हम लोगों ने 16 साल गुजार दिया इन ब्रिटिश वाटर। ब्रिटिश के वाटर में मतलब इंग्लैंड के नदियों में, इंग्लैंड के झीलों में, तरह तरह का पानी वाला जगह। इंग्लैंड से सबसे करीब जो ओशन था, सी था, उस पे जा जाकर हम लोगों ने इस चीज़ का प्रैक्टिस किया कि जब हम लोग लंबी जर्नी में जाएंगे तो कैसे ऑब्स्टेकल्स को फील करेंगे या कैसे उसको फेस करेंगे। तो इसके बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ ट्रेनिंग लिया। और बोट वेव वॉकर 23 मीटर, हम लोगों का जो बोट था वेव वॉकर, वो 23 मीटर लंबा और 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी। बहुत ही खूबसूरत था हमारा वो बोट। और वुडन हल्ड था, लकड़ी का, मोस्ट ऑफ द ढांचे में लकड़ी का यूज़ किया गया था और उसको ऐसे बनाया गया था कि पानी अंदर नहीं आ सकता है।
वुडन हट, ब्यूटीफुल था, हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट। हम लोगों ने उसको प्रोफेशनल लेवल पे तैयार किया था, मतलब जो प्रोफेशनल सी वॉयज करने वाले जो सेलर्स होते हैं ना, उसी के तरीके से हम लोगों ने उसको डिज़ाइन करवाया था, बनवाया था। और मैं, मेरी वाइफ, मेरी फैमिली सब मिल के कई महीने हम लोगों ने गुजारा था इसको फिटिंग करने में और टेस्टिंग करने में इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। जब जब हम लोगों को लगा कि वेदर बहुत रफ है, तब तब हम लोग निकल गए उसको लेके, नदियों में निकल गए, समंदर में लेके निकल गए, फेस करने के लिए कि ज़रा देखें, फेस करें। हम लोग के प्लान का जो पहला पड़ाव था, हमारे प्लान का सबसे पहला पड़ाव 3 इयर्स का हम लोगों का जर्नी का प्लानिंग था कि हम लोग 3 साल लगाएँगे, पूरी दुनिया घूमेंगे, अराउंड द वर्ल्ड। 3 साल में जो हमारा पहला पड़ाव था जर्नी का, वो था 1,05,000 किलोमीटर। Passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town। ये जो हमारा पहला पड़ाव था 1,05,000 किलोमीटर का हम लोगों ने पूरा कर लिया पहले। बहुत ही ईज़िली हम लोगों ने पूरा कर लिया, क्योंकि हमारी ये जर्नी कहाँ से कैसे हुई? वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से हमारी जर्नी होते-होते कहाँ तक पहुँची थी? केप टाउन तक। केप टाउन भी शायद एक अफ्रीकन शहर ही है, केप टाउन। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, और उसके बाद ईस्ट में जाने के पहले, ईस्ट मतलब हम लोग की तरफ, जापान, इंडिया, चाइना, इस तरफ। ईस्ट में जाने के पहले वी टूक ऑन 2 क्रू मैन। ईस्ट में जाने के पहले हम लोगों ने 2 और क्रू मैन को हम लोगों ने भाड़े पे हायर किया। क्रू मैन मतलब जिन लोगों को जहाज़ का नॉलेज है, जो लोग जहाज़ के ऊपर काम कर सकते हैं, क्रू मेंबर बोलते हैं उनको। तो 2 क्रू मैन को हम लोगों ने हायर किया। एक था अमेरिकन लैरी विजिल और दूसरा था स्विट्ज़रलैंड का हर्ब सिज़लर। इन दोनों को हम लोगों ने इसलिए हायर किया था कि ये दोनों हम लोगों को हेल्प कर पाएँगे, क्योंकि अब हम लोग ईस्ट की तरफ जर्नी करने जा रहे थे, जिधर दुनिया का सबसे रफेस्ट समंदर पाए जाते हैं। ईस्ट के साइड में जितने भी समंदर हैं सब बहुत ही रफ़ हैं। उनका वेदर अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी रफ़ हो जाएगा, कभी भी तेज़ तूफ़ान, कभी भी तेज़ ऊँची-ऊँची लहरें शुरू हो जाएँगी। इंडिया के साउदर्न में जो इंडियन ओशन है ना, वो भी इसी ईस्ट के ओशंस में से एक है। ये भी बहुत ख़तरनाक है, इंडियन ओशन। अब हम लोग का जब सेकंड डे शुरू हुआ, पहला पड़ाव तो पूरा हो गया था 1,05,000 किलोमीटर का। अब हम लोग ईस्ट की तरफ जब जर्नी शुरू किए, तो जो हमारा दूसरा दिन था, केप टाउन से निकलने के बाद, वी बिगिन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। गेल्स जानते होंगे क्या होता है, ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। स्ट्रॉन्ग विंड को बोलते हैं, बहुत तेज़ हवा को बोलते हैं गेल। तो जैसे ही हम लोग शुरू किए, हम लोगों ने फेस करना शुरू कर दिया स्ट्रॉन्ग गेल्स, ज़ोरदार तूफ़ान। और अगले कुछ हफ्तों में दे ब्लू कंटिन्यूअसली। अगले कुछ हफ्तों में वो जो तूफ़ान था, वो और ब्लू करने लगा कंटिन्यूअसली, बहुत तेज़, बहुत फास्ट। गेल्स डिड नॉट वरी मी। मुझे गेल्स की ज़्यादा टेंशन नहीं थी, तेज़ हवाओं की टेंशन नहीं था, बट द साइज़ ऑफ द वेव्स, मुझे टेंशन था वेव्स का, जो पानी की जो लहरें थी ना, उसका टेंशन था। वॉज़ अलार्मिंग, दैट वॉज़ अलार्मिंग अप टू 50 मीटर्स, एज़ हाई एज़ आवर मेन मास्ट। और वो जो समुद्री तूफ़ान था, मतलब जो लहरें थी, 15-15 मीटर की भाई। 15 मीटर मतलब समझ रहे हो ना, जैसे ये रूम कितना मीटर होगा? मुश्किल से 3.5 मीटर होगा, 3.5 से 4 मीटर, उससे ज़्यादा नहीं होगा, 4 मीटर होगा, हाँ, 4 मीटर होगा। अब 15 मीटर पकड़ लो, इतना ऊँचा वेव्स समंदर का। आप इमेजिन करो तो कि तुम शिप लेके जा रहे हो और सामने इसका 4 टाइम्स ऊँचा दीवार का लहर आ रहा है तुम्हारे ऊपर, कैसा फ़ील होगा? दिसंबर 25, 25 दिसंबर के दिन हम लोगों ने देखा कि 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, हम लोग 25 दिसंबर के दिन केप टाउन से हम लोग जर्नी शुरू किए थे ना, सेकेंड टाइम, जिस दूसरा पड़ाव था हमारी जर्नी का। केप टाउन से हम लोग 3,500 किलोमीटर ईस्ट की तरफ आ गए थे। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, खतरनाक मौसम के बावजूद भी, वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री। हम लोगों ने शिप के ऊपर ही हॉलीडे भी मना लिया, क्रिसमस ट्री लगाकर क्रिसमस भी मना लिया, पेड़ उसी के ऊपर, नकली पेड़, क्रिसमस ट्री। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट। लेकिन अब नया साल जब आ गया, तो कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रहा था, मौसम में कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा था। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सोन। हम लोगों को ऐसा लग रहा था बदलेगा, ज़रूर बदलेगा, बदलाव तो आएगा।
एंड इट डिड चेंज, और बदलाव हुआ, लेकिन जानते हो कैसा हुआ? फॉर द वर्स, बेटर नहीं, और खतरनाक हो गया, और बुरा वेदर हो गया। एट डॉन, डॉन का मतलब क्या होता है भाई? दिन का शुरुआत, सुबह सुबह। ऑन जनवरी 2, 2 जनवरी के दिन, द वेव्स वेयर जाइगैंटिक, वेव्स बहुत खतरनाक, बहुत बड़ा बड़ा वेव्स था। वी वेयर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिब, हम लोग सेलिंग कर रहे थे ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिब। जिब क्या होता है? तो मास्ट की तरह से ट्रैंगुलर शेप में कैनवस का मटेरियल का बना हुआ मास्ट के जैसा होता है। शिप बोट के ऊपर देखते होगे ना कि ट्रायंगल शेप में ऐसा विंड को कंट्रोल करने के लिए बना रहता है। तो एक ही जिप था हम लोग के पास स्टॉर्म को कंट्रोल करने लायक। एंड वे आर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, हम लोग अभी 8 नॉट ही पूरा कर पा रहे थे। नॉट यहाँ क्या है? तो एक फिगर है, मेजरमेंट है एक तरह का। यूँ समझ लो कि समंदर में या हवा में जो स्पीड को मापने का उनका एक मेजरमेंट होता है। जैसे ज़मीन को मापने का मेजरमेंट होता है ना, बीघा होता है, कट्ठा होता है, बीघा, कट्ठा, डेसिमल, ठीक है ना? डेसिबल। उसी तरीके से नॉट्स एक क्या है? पानी में जब जर्नी करते हैं हम लोग, तो उस स्पीड को मापने का एक मेजरमेंट है। तो हम लोग 8 नॉट ही अभी पूरा कर पा रहे थे। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling towards us. एक बार जब वेव आता था और जब हमारा शिप उसको किसी तरह कंट्रोल करके आगे बढ़ जाता था, इमेजिन करो ह्यूज वेव आ रहा है 14-15 मीटर ऊंचा आ रहा है, हमारे बोट को ऊपर उठा रहा है और फिर वो वेव पीछे चला जा रहा है। तब तक देख रहे हैं सामने से और अनगिनत समंदर का वेव जैसे आ रहा है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मतलब हम लोग पागल हो गए थे। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर, वेव आ रहा है वो अलग, और ऊपर से हवा, ऐसा लगता था जैसे हवा चीख रहा है, चिल्ला रहा है। स्प्रे, जब आपस में वेव्स टकराते थे ना, तो फेना जैसा, स्प्रे जैसा उड़ता था पानी का वो छींटा, ये सब और भी पेनफुल था, कान से सुना नहीं जाता था, इतना आवाज़, इतना आवाज़। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब, बोट को स्लो करने के लिए हम लोगों ने वो जो जिप था ना, हम लोग का एक ही सिंगल जिप था, उसको हम लोगों ने उतार दिया, ड्रॉप कर दिया, ताकि हमारा स्पीड स्लो हो जाए। एंड लेस्ड अ हेवी मूविंग रोप, और एक बहुत ही बोट को या शिप को रोकने के लिए देखे होगे ऐंठा हुआ बहुत ही मोटा एक रस्सी होता है, तो वैसा मूविंग रोप हम लोग ले आए, ला करके उसको गांठ बना करके अक्रॉस द स्टर्न। स्टर्न क्या होता है? तो शिप के पिछले हिस्से को बोलते हैं स्टर्न। ऐसे तो स्टर्न को डिक्शनरी मीनिंग निकालोगे तो मतलब हो जाएगा हार्ड। यहाँ पे स्टर्न का मतलब क्या है? सपोज हमारा बोट सामने वाला पोर्शन अलग है और पीछे का जो पोर्शन होगा वो स्टर्न बोलते हैं। तो स्टर्न में हम लोगों ने एक रस्सी लगाया और उसी से बोट को कंट्रोल करना चाहे। हैविंग मूविंग रोप इन द लूप अक्रॉस द स्टॉर्म, सॉरी, वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब एंड लैस्ड अ heavy mooring rope in a loop across the stern. Then we double lashed everything, went through our life raft drill, attached lifelines, donned oilskins and life jackets and waited. इसके बाद हम लोग पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर लिए। अब ये मान लिए थे कि किसी भी वक्त हम लोग अब पानी में गिरने वाले हैं, अब ये बोट बचने वाला नहीं है। लाइफ जैकेट पहन लिए हम लोग। राफ्टिंग का जो हमारा ड्रिल होता है वो दिमाग में तैयार कर लिया कि भाई कैसे राफ्टिंग करेंगे। रिवर राफ्टिंग होता है ना, पहाड़ी वाले इलाके में रिवर राफ्टिंग होता है। मनाली वगैरह में जाओगे, दार्जिलिंग में रिवर राफ्टिंग होता है। आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, छोटा छोटा वो ओर्स ले करके और रबर का वो बोट होता है वो तैयार कर लिए हम लोग। अटैच लाइफ लाइन्स, लाइफ लाइन्स क्या क्या, वो लाइफ बॉय होता है ना, लाइफ बॉय जो पानी में हम लोग फेंकते हैं टायर जैसा, वो सब तैयार कर लिए। ऑयल स्किन, स्किन के ऊपर हम लोगों ने तेल वेल वाला मटेरियल लगा लिया ताकि पानी ठहरे ना, तैर जाए, निकल जाए फिसल के। सिर्फ बॉडी के ऊपर ही नहीं, जो हमारा बोट था, बोट से किनारे किनारे भी ऑयल वगैरह, ग्रीस वगैरह लगा दिया ताकि पानी उससे चिपके ना, सड़ेगा नहीं वो चीज़, मटेरियल सड़ेगा नहीं, बेकार नहीं होगा। एंड वेटेड, और हम लोग अब इंतज़ार कर रहे थे कि अब कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है।